हाँ, हेलो हरिओम जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? मैं जुड़ गया हूँ। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, यानी हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, आप जुड़े हुए हैं। चलिए तो आवाज गूंज रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूट्यूब पे लाइव है इसलिए दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है, आप जुड़े हुए अच्छा, हैं। ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं।
चितरंजन जी, आप सुन पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम की शुरुआत करिए। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं सुन पा रहा हूँ सर और जुड़ गया हूँ। तकरीबन 32 लोग जुड़ गए हैं। हरिओम जी भी जुड़ गए हैं। अमृता मैम भी को मैं देख पा रहा हूँ और कुछ छात्र जुड़े हैं। बस इंतजार कर रहे हैं सर कि 2 से 3 मिनट में आदरणीय राजेंद्र सर जुड़ जाएं तो फिर कार्यक्रम शुरू करें। क्या 2-3 मिनट और इंतजार कर लें? जुड़े हुए हैं वो सर, राजेंद्र सर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो फिर क्या वो हमें सुन पा रहे हैं? उनके ऑफिस से आप संपर्क में हैं हरिओम जी? जी जी, मेरी बात हुई है। अच्छा, तो अगर वो अपना, हाँ सर, कैमरा ऑन कर दें तो फिर उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम को हम लोग औपचारिक रूप से शुरू कर देंगे अभी तुरंत। जो 2 बजे का समय था तो हो गया है। और अगर राजेंद्र सर के ऑफिस के लोग हमें सुन पा रहे हैं या सर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमारा निवेदन है कि आप कैमरा ऑन कर दें ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आरंभ कर सकें सर। Sir, I can hear. Start it now. I'll give it to G. ओके। Hello. अभी शुरू हेलो। करेंगे ना? मैं बाय। हेलो। हाँ जी, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या शुरू करें? आदरणीय राजेंद्र सर उपस्थित हैं? या करेंगे। हाँ, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कैमरा ऑन कर दें तो ताकि सारे लोग सर की उपस्थिति से सीधे सीधे जुड़ सकें, उनको देख सकें। हमारे कई छात्र और विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ प्रोफेसर भी जुड़े हैं। जी। जी नमस्कार सर। अनम्यूट कर लीजिए सर, काइंडली अनम्यूट। कर लिया। जी नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर सिद्दीकी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी सिद्दीकी साहब। जी नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू मुलाकात हुई। हाँ जी जी। अभी प्रोफेसर शाह फजल साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, एमयू वाले। हाँ हाँ, जिक्र कर रहे हैं। वो आए वेलकम थे, सर, वो आए थे वेलकम टू यहाँ। प्रयागराज एंड वेलकम टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। थैंक यू, धन्यवाद, स्वागत। आ, जी नमस्कार सर। मैं भदौरिया सर से अनुमति चाहूंगा कि अगर सारे लोग जुड़ चुके हैं, तकरीबन 40 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, तो हमारा कार्यक्रम का समय 2 बजे था, तो क्या हम कार्यक्रम शुरू करें सर? शुरू कर चितरंजन जी, देना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम को जी। प्रारंभ करें। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी जी, बेहतर सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर चितरंजन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप समस्त लोगों का इस ऑनलाइन कार्यक्रम में केंद्रीय सांस्कृतिक समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग हमें जुड़ चुके हैं हमसे, हमें सुन पा रहे हैं, उनको पता होगा कि आज केंद्रीय सांस्कृतिक समिति जो कल्चरल कमेटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उसके तत्वावधान में हम एक ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इस विचार गोष्ठी का शीर्षक है रहीमन पानी राखिए। और हम सारे लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे बीच आज आदरणीय राजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। मैं अपने कुछ छात्रों को बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पे हो रहा है। भारत सरकार ने सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया और एक सलाह दी कि बच्चों में, शिक्षक समुदाय में जल को लेकर एक जागरूकता का भाव पैदा किया जाए। और उसी कड़ी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति महोदया के निर्देश पे हम सारे लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बस विषय पे थोड़ी सी प्रस्तावना रखूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जो लोग हमें सुन पा रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का थीम है रहीमन पानी राखिए। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो हम आदरणीय राजेंद्र सिंह सर से सुनेंगे ही। आप सारे लोग इनके नाम से वाकिफ होंगे। और एक समय था सर, मैं व्यक्तिगत रूप से एक अनुभव बता रहा हूं कि 2005 से 8 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र था तब अक्सर आपको देखता था सर। और आज मुझे लगता है कि 15 सालों बाद मैं आपको देख पा रहा हूं। बीच में दिल्ली में एक बार सुना था। तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने जल के क्षेत्र में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया है। और वह आंदोलन सिर्फ किताबों पर और भाषणों में नहीं है। आपके द्वारा जो खड़ा किया गया जल संरक्षण का आंदोलन है, जल जागरूकता का आंदोलन है, वह सर जमीन पर भी दिखता है। एक समय था कि जब हम सुपरमैन की कल्पना करते थे कि सुपरमैन आएगा और सारी समस्याओं को हल कर देगा। लेकिन वो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट पीछे छूट गया। हमारे पास आज खुद वाटरमैन है, जिन्हें भारत वाटरमैन के नाम से जानता है। राजेंद्र सिंह सर, हम आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आपने हमें समय दिया, आप इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने के लिए सहर्ष तैयार हुए। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं अपने छात्रों और शिक्षकों से कुछ सूचनाएं साझा करना चाहूंगा कि आप राजेंद्र सिंह सर का काम जो है पिछले कई दशकों से फैला हुआ है और निरंतर ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन काम किया और फिर जो है वो परिदृश्य से ओझल हो गए। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मुझे याद आ रहा है कि दुष्यंत कुमार की एक गजल की लाइनें हैं कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। लेकिन आज दुष्यंत कुमार होते तो ये लिखते कि यहाँ तक आते आते मर जाती है कई नदियां। पहले तो नदियां सूखती थी, अब नदियां मर जाती हैं। मैं बनारस में रहा पढ़ा, वहां मैंने गंगा को अपने सामने कैसे गंदी होती देखा। सबको पता है कि दिल्ली में पहुंचने के बाद आवाज कट गई है। चित्रंजन सर शायद नेटवर्क की, हाँ चित्रंजन सर आवाज कट रही थी आपकी। हाँ जी। तो हम सारे लोगों ने देखा कि हमने नदियों के साथ क्या सलूक किया। मैं विशेष रूप से राजेंद्र सर का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने कई नदियों को जीवन दान दिया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नदियों ने सभ्यताओं को जीवन दान दिया, नदियों ने सभ्यता को पैदा किया। लेकिन राजेंद्र सिंह सर, आपने तकरीबन 10 से 12 नदियों को पुनर्जीवित किया। ये एक भगीरथी प्रयास है नदियों को लेकर। आपको 2001 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी आपको सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है, पुरस्कार जो है, ये जल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समतुल्य माना जाता है। तो हम सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय समुदाय की तरफ से सर आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अपने केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के चेयरमैन प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत वक्तव्य देते हुए कार्यक्रम को आगे की ओर गति दें। प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर, मैं स्वागत वक्तव्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर चित्रंजन कुमार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी की तरफ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, सभी फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर और विद्यार्थी जुड़े हैं, उन सभी की तरफ से मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सबके लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 21वीं सदी में, आज 21वें वर्ष में, हम एक ऐसे व्यक्तित्व से, उनकी वाणी में
कुछ बातें सुनने जा रहे हैं जो आज के भागीरथ हैं, इसलिए कि पानी का संकट आज सबसे बड़ा संकट है। ये हमारा ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, तीसरी दुनिया के देशों का ही नहीं, ये विश्व का बड़ा संकट है। हमारे पुरखा कवि कबीर ने कभी कहा था, भाखा बहता नीर है। जब भाषा की तुलना उन्हें करनी पड़ी तो नीर शब्द, पानी शब्द याद आया। उसके पहले हम चले जाएं तो संस्कृत साहित्य में मेघदूतम लिखा गया, और कालिदास ने जब लिखा तो उन बादलों की यात्रा और मालवा क्षेत्र में जब मेघदूत पहुंचते हैं और पानी बरसता है तो उसका उल्लास, उसका आह्लाद वहां के जन महसूस करते हैं, किसान महसूस करता है। इसीलिए आज माननीय कुलपति महोदया के निर्देश पर उनके संरक्षण में पानी को लेकर, जल को लेकर रहीमन पानी राखिए नाम से जिस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन भाषण आज जल पुरुष, वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी देने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दुनिया में उनका नाम, उनका काम, उनके प्रयास मैं जानता हूं। मैं जिस बुंदेलखंड से आता हूं, जो बुंदेलखंड की धरती पानी के लिए सदियों से अलग अलग प्रयास करती रही है, जिस बुंदेलखंड की धरती से श्री संजय सिंह जी जन जल जोड़ो अभियान चला रहे हैं, जिस झांसी में रहकर डॉक्टर नईम जी राजेंद्र जी की प्रेरणा से सक्रिय हैं, और बहुत सारे लोग बांदा से, मैं उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा हूं। और मैं मानता हूं कि पानी का संकट दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। इससे बड़ा संकट कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ी कोई चिंता नहीं हो सकती है। विकास की जिस अवधारणा को लेकर हम चल रहे हैं, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। जल के विज्ञान को समझने की जरूरत है, जल के विज्ञान को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। हमारा शरीर, हमारी प्रकृति में जल का जो योगदान है, उसके रिश्ते को समझने की जरूरत है। हम प्रकृति से जितना दूर जाएंगे, हम शायद मनुष्यता से उतनी दूर जाएंगे। देश विदेश में उनका काम सराहा जाता है। पानी और बानी बदलने जाने की बात हम करते हैं। ये जो पानी का वैविध्य है, ये हमारी ताकत है। इसके साथ मुहावरों में जब हम बात करते हैं, जिंदगी को अभिव्यक्त करते हैं, तो पानीदार होना, पानी पानी होना, पानी का मर जाना, घड़ों पानी पड़ जाना, जिंदगी में भी, भाषा में भी अगर कबीर भाखा बहता नीर कह रहे हैं, तो मुहावरे में भी हम पानी की बात करते हैं। तीसरी दुनिया के देशों में भारत की जो आबादी है, उस आबादी में सारे सरकारी और गैर सरकारी प्रबंधनों के बाद, सारी स्कीमों के बाद भी हमारी आबादी को शुद्ध जल नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। आज भी खरे हैं तालाब जब हम कहते हैं, उन पुस्तकों में जाइए तो पानी और जल और उसके प्रबंधन से संबंधित जितनी शब्दावली है, हमारे ज्ञान मीमांसा से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। उन शब्दों को से हम अपरिचित होते जा रहे हैं। इसलिए हमें लगा, और माननीय कुलपति महोदया का ये आग्रह था कि इस रहीमन पानी राखिए सीरीज की शुरुआत
अगर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के भाषण से होगी तो शायद हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। और फिर हम आगे आभासी दुनिया से हम जुड़ रहे हैं, मगर हम इस मंच के माध्यम से आदरणीय राजेंद्र जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जब उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जब उनका मन अच्छा हो और यात्राएं करना संभव हो, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के सभागार में हम उनको आमने सामने सुनना चाहेंगे। ये हमारा विश्वविद्यालय परिवार का और सभी विद्यार्थियों का आग्रह है, अनुरोध है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे कल्चरल कमेटी के सम्मानित प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अमृता जी और जो साथी जुड़े हुए हैं, हमारी फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम इस व्याख्यान के माध्यम से आज ये संकल्प लेंगे कि पानी अपने घर में, गांव में, शहर में, अपने आवास में पानी को बचाने, पानी को बने रहने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। और विस्तार से परिचय दिया और मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के कार्यालय से जो साथी इस कार्यक्रम में मैं सहयोग कर रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती रही है, रैकवार साहब को और अभी जो साथी इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, उन सब का भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, राजेंद्र जी का इस्तकबाल करता हूं। और मैं चितरंजन जी से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को अपनी बात, और ये बातचीत कोई उस तरह का भाषण नहीं है, कोई अकादमिक भाषण नहीं है, उनके जीवन के जो समृद्ध अनुभव हैं उसको लेकर के वो अगर बातचीत करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर चितरंजन कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम सीधे राजेंद्र सिंह सर के पास चलते हैं। और सर, आज के व्याख्यान का जो विषय है रहीमन पानी राखिए, और भदौरिया जी ने बहुत ही संक्षेप में बातें बताई। जब हम लोग अनुपम मिश्र जी को सुनते थे, अब वो तो नहीं रहे हमारे बीच, या उनकी एक बहुत जो पतली सी छोटी सी किताब है आज भी खड़े हैं तालाब, कितने लोगों ने जल पे विचार किया। और भदौरिया सर, आपने बहुत सही बात कही कि जल का एक विज्ञान है। जल जो हमें रोज मिल जाता है सुबह से शाम तक, उसका एक विज्ञान है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ सर, मुझे याद आता है कि रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध है हिम्मत और जिंदगी, उसमें उन्होंने लिखा कि पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे हम पहचानते नहीं है जब तक हम रेगिस्तान में तपते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें हैं जल को लेकर, एक पूरा गणित है, एक पूरा परिस्थिति है, एक अर्थव्यवस्था भी है, एक पूरी लॉबी भी है। दिल्ली में हम देखते हैं टैंकरों का खेल है। जो हिंदुस्तान 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, सैकड़ों नदियां हैं, वहां जल का इतना बड़ा संकट। मैं सीधे सीधे अपने मुख्य अतिथि, अपने मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दें। और हम सारे लोग बहुत उत्सुकता से सर आपको सुनने के लिए यहाँ ऑनलाइन जमा हुए हैं। और हम सारे लोगों की तरफ से मैं इस व्याख्यान के लिए बहुत आदरपूर्वक सर आपको आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर भदौरिया जी, प्रोफेसर सिद्दीकी, श्री चितरंजन जी, और आज की इस बातचीत में जुड़े शिक्षकों, विद्यार्थियों, ये अच्छी बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति ने ये संवाद रखा। मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद वो जगह है जहाँ 20 दिसंबर को 1932 में महात्मा गांधी ने ये कहा कि मेरा तो एक लोटा जल पर ही अधिकार है, ये गंगा और यमुना मेरे लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है और इस पर सबका समान अधिकार है। नेहरू का घर क्योंकि उसके किनारे था, आनंद भवन, इसलिए उनके पास
खूब जल था तो उन्हें शायद इसका एहसास नहीं था, पर गांधी को ये एहसास था क्योंकि उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। वो पानी के संकट को बचपन से देखे और झेले थे और उसका अनुभव उनके मन पर था। दोस्तों, मेरा जन्म भी आपके राज्य में हुआ, लेकिन मूलतः हम राजस्थान के हैं और राजस्थान में जो जल का संस्कार है, व्यवहार है और जो जल का नजरिया है वो दुनिया से अलग है। राजस्थान में पानी के बारे में 6 आर हैं। फर्स्ट है रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, सेकंड रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, थर्ड रिट्रीट, रिसाइकल और रीयूज, सिक्स्थ रिजुनेट दिस प्लैनेट बाय वाटर। दुनिया में पानी के बारे में केवल 3 आर है, रिट्रीट, रिसाइकल एंड रीयूज, लेकिन राजस्थान में पानी के 6 आर है। पानी के सम्मान से शुरू होती है बात और सम्मान के बाद व्यवहार में अनुशासित होकर कम से कम जल का उपयोग करें और जल उपयोग दक्षता से जो राजस्थान अभी तक पानीदार बना रहा, वो उनके पास उतना पानी नहीं था कि 15,000 ऊंट रोजाना जैसलमेर के रास्ते काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, म्यांमार व्यापार करने जाते थे। उन 15,000 ऊंटों को तो पानी पिला सके, लेकिन राजस्थान के लोगों की जो जल उपयोग दक्षता थी, जो उनके जल के उपयोग की कुशलता और क्षमता थी और जो उनका जल का नजरिया था, उसके कारण किसी जमाने में भारत का नहीं पूरी दुनिया का डीसी वाशिंगटन से भी ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग सेंटर जैसलमेर, जो पूरा पड़ोसी देशों में माल का आदान प्रदान करता था। कल्पना करिए कि वहां महाजनों को, ट्रेडर्स को और कैमल्स को, ट्रेडर्स और कैमल्स को कैसे पानी पिलाता होगा जैसलमेर, जिनके पास कुल साल भर में 9 इंच बारिश होती है, कुल 9 इंच बारिश। दोस्तों, ये यदि हम इसको सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जब देखते और समझते हैं तो पता चलता है कि वो रहीम दास, जिसका विषय आज आपने मेरे लिए रखा है, वो रहीम जानता था कि भारत का भगवान कौन है। रहीम जितना अच्छे से भारत के भगवान को जानता था, शायद उतना अच्छा हम नहीं जानते। वो जानता था कि ये जो हिंदी का भगवान शब्द है, ये भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये जो पंच महाभूत हैं, इनके योग से ही भगवान बनता है। और उन भगवान की जो जिन पंच महाभूतों का योग है, वो योग ही परमात्मा है और उस परमात्मा से की कृपा से हम सब बनते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। इसीलिए उन्होंने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। वो कह रहा है कि पानी यदि चला गया तो फिर तो कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, ना जीवन बचता, ना जीवन की गरिमा बचती, ना जीविका बचती और ना जमीन बचता। इसलिए रहीम जितना अच्छे से भारत के भगवान को पहचानता था, इसीलिए उसने भगवान के निर्माण में जल को खास माना। वो काल था जब भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मान के
अपने जीवन को चलाते और बनाते थे। नीर माने जल, जीवन, जीविका। नारी माने प्रकृति, स्त्री, धरती, सब कुछ जो जननी है, जो पैदा करती है, वो नारी है। नदी जो हमारे जीवन को प्रवाह देती है। जिस तरह से हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी, ये जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टिलरी और वेन्स काम करती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर नदियों का रोल है। इसलिए उस काल में भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानकर उसका सम्मान किया करते थे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके राज्य यूपी से आके जब भारत सरकार में यहाँ था जयपुर में 4-5 साल, तो तब तक तो मुझे कभी पानी का संकट हुआ नहीं। लेकिन जब मैंने पानी से उजड़े हुए लोगों को देखा राजस्थान में कि पानी के कारण लोग उजड़ गए हैं और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण उनको शाम को दिखता नहीं है, रतौंधी रोग हो गया, तो तब मैं डॉक्टर था, मैंने इलाज शुरू किया, बहुत सारे लोग ठीक हो गए। उनमें एक आदमी थे मांगू मीणा, जो रतौंधी रोग से ग्रसित थे, लेकिन मेरे इलाज के कारण ठीक हो गए। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, ओ राजेंद्र, माने था कि दवाई भी कोनी चाहिए, पढ़ाई भी कोनी चाहिए, माने तो पानी चाहिए। पानी की कमी के कारण हम उजड़े हैं। अपना वीडियो बंद करिए। दोस्तों, मांगू काका ने मुझसे कहा कि तू दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे, पानी का काम कर। तब मेरी उम्र 27 साल थी। मैंने मांगू काका से कहा, काका, मुझे आदमी का डॉक्टर बनने में 27 साल लग गए, अब तू मुझे धरती का डॉक्टर बना रहा है, कितने साल लगेंगे? बोला, अरे 2 दिन में सिखा दूंगा तुझे, 2 दिन में 2 डॉक्टरी दे दूंगा। तो दोस्तों, पता नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। मेरा टीचर, मेरा गुरु अनपढ़ किसान था और उसने मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट कराई। पहली पीएचडी थी जियो हाइड्रो साइंस में। सूखे कुओं में, 150 फीट गहरे कुएं थे, 25 कुओं में मुझे नीचे उतार दिया चमड़े के चरस में बैठा के, और फिर बाहर निकाल के पूछता था, कहीं देखा रहता ना इस कुएं में? तो ज्यादातर कुओं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स थे, कुछ कुओं में अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थे, कुछ कुओं में मिक्स फ्रैक्चर थे, और उनका रिलेशन जो एक्यूफर के साथ था मैंने उनको बताया। उसने मुझे कहा कि जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, वहीं धरती में पानी नीचे तेजी से जाता है और फिर सूरज चोरी नहीं कर सकेगा, तो तेरा काम है सूरज की चोरी रोकना। तो मेरी फर्स्ट पीएचडी थी सूरज की चोरी रोकना, पानी को धरती में ऐसी जगह पहुंचाना जहां से वो एवोपरेशन लॉस ना हो सके, उसका वाष्पीकरण होकर पानी ना उड़ सके। वो मुझे उसने 25 कुएं दिखा के सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे हमारी शुरू हुई और रात के 8 बजे तक हम बैठे, बातें की और देखा 25 कुएं, और मुझे समझ में आ गया। और फिर अगले दिन जहां से ऊपर से बारिश का पानी आता था, उस पानी के साथ साथ नीचे तक चलते चले गए। जहां जेंटिल स्लोप थे, वहां उन्होंने मुझसे कहा कि सीधी स्ट्रक्चर बना दो, अर्दन बंद बना दो, चेक डैम बना दो, स्मॉल डैम बना दो। जहां हॉरिजॉन्टल एक तरह से स्टीप स्लोप थे, स्टीप, वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के उल्टे अर्धचंद्राकार जोहड़ बनाने का सुझाव दिया। और जहां नेचुरल डिप्रेशन था, वहां अर्धचंद्राकार सीधे तालाब बनाने का सुझाव दिया। दोस्तों, ये मेरी नेचुरल इंजीनियरिंग की पीएचडी थी। दूसरे दिन
और पहले दिन जियो हाइड्रो साइंस की पीएचडी की। कोई थीसिस नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं। सुबह से लेके शाम तक उसने मुझे पक्के से सब सिखा दिया 2 दिन में। और 2 दिन के बाद मुझसे कहा कि देख, जीवन में सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो एक रास्ते पर चलते हैं, इसलिए तू अब आदमियों का इलाज बंद कर दे, अब केवल और केवल धरती का इलाज कर। दोस्तों, मैंने धरती का ही इलाज किया। मैं पिछले 38 सालों से आदमी का इलाज नहीं करता, केवल धरती का इलाज करता हूं। और धरती के इलाज के कारण 17 लाख लोग जो बेपानी होकर उजड़कर अपने गांवों से चले गए थे, वो 11,800 छोटे स्मॉल डैम बनने से वापस आ गए, अपनी जमीन पर खेती करने लगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्राउड है कि अब मेरे इलाके में एक भी नाइट ब्लाइंडनेस का केस नहीं है, नॉट ए सिंगल केस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पानी आया, पानी से दूध हुआ, दूध से घी हुआ, और शरीर के पोषण के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो अनाज के साथ उनको मिलने लगी। और इस रिवर्स माइग्रेशन से हमारी धरती की हरियाली बढ़ने लगी। जब हमने काम शुरू किया था तब केवल 2% ग्रीनरी थी हमारे हिस्से में, अब 48% ग्रीनरी है और उस पर खेती होती है। ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन ने ये जो क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग की ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इन ग्लोबल चैलेंजेस के हमने लोकल सॉल्यूशन ढूंढे। उसका सॉल्यूशन ये था कि जैसे ही हमने पानी का काम किया, उससे हरियाली बढ़ी, और हरियाली बढ़ी तो उससे माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ी, और उस ह्यूमिडिटी ने माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन किया। दोस्तों, जब मैंने काम शुरू किया था तब मेरे गांव की औरतें एक गीत गाती थी। क्या गीत गाती थी? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर न जाने रूठ कर चले जाते हैं कहां। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। न जाने मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ये दुख भरे गीत उस जमाने में बूढ़ी औरतें गाया करती थी। अभी जब पानी आया, 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए, 11,800 तालाब बने, 12 छोटी नदियां रिजुनेट हुई, 1,200 गांव जो बेपानी थे वो पानीदार बन गए। इस सब परिवर्तन से एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और वो बड़ा परिवर्तन था वहां का जो कल्चरल चेंज है वो समझने की जरूरत है। उस जमाने में दुख भरे गीत थे, अभी अभी आनंद भरे गीत हैं। अब क्या गाती हैं वो औरतें गीत? अब बादल आता है मेरे गांव में, बरसता है मेरे खेत पर, रूठता नहीं है वो, जब से उसने बरसना शुरू किया, मेरे कुएं में पानी आ गया, मेरे खेत में हरियाली आ गई, और इस हरियाली ने मेरे बेटे और मेरे बेटे की बहू को लौटा दिया है मेरे पास। अब वो रहते हैं मेरे साथ, करते हैं खेती, जीवन में आई है खुशहाली। मुझे अब मालूम है कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। ये जो गीत संगीत, लोगों के चेहरे धरती के साथ बदलना, ये तभी संभव होता है जब लोग अपना काम अपने आप करते हैं। जब हमारे नेता उनको कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, तब ना लोगों के चेहरे बदलते हैं, ना धरती बदलती है, ना सूखी हुई नदियों में पानी आता है, और ना हरियाली आती है। हरियाली जब आती है जब लोगों के मन में हरियाली आती है।
लोगों के मन की हरियाली धरती पर हरियाली लाती है। इसलिए दोस्तों, यदि इस सारी कहानी को समझना है तो 3 मिनट में समझा दूंगा। जब हमने काम शुरू किया तब पूरी अरावली माइनिंग के कारण नंगी हो गई थी। 28,000 खदानें, ओपन कास्ट माइनिंग, डोलामाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन माइनिंग, सब तरह की माइनिंग होती थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करके, उस जमाने में एक बहुत ऑनेस्ट जज होते थे, जस्टिस वेंकट चलैया, सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय दिए और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में जो हमारा अरावली पर्वत है उसकी सब खदानें बंद करा दी। यू कैन इमेजिन कितना कठिन काम था। जिस माइनिंग को लोग विकास मानते हैं वो विकास है नहीं है, वो विनाश है। माइनिंग कदाचित हमारा विकास नहीं है। इसलिए मैंने माइंस बंद कराई। माइंस बंद कराने के साथ साथ ये जो माइंस में से बेरोजगार हुए थे किस मजदूर, उनको पानी के संरक्षण के काम में लगाया। तो माइनिंग का जवाब जल का संरक्षण, और जल से हरियाली बढ़ने लगी, खेती होने लगी। ये जो बड़ा परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से जो पहले सूरज की लाल गर्मी नंगी अरावली पर्वत पर पड़ती थी, उसके कारण बादल गर्मी के कारण ऊपर उठ जाते थे और हवा के दबाव से आगे निकल जाते थे। उस जमाने में हमारे गांव की औरतें दुख भरे गीत गाती थी। बादल तो आया था मेरे गांव में, पर रूठ कर चला गया कहां मैं नहीं जानती। वो रूठा था लाल गर्मी के कारण, क्योंकि सूरज से जब लाल गर्मी निकलती है, वो जब नंगी जमीन पर पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो रेन शैडो रीजन बदल जाता है। जब वो सूरज की गर्मी जंगलों पे पड़ती है, हरियाली पे पड़ती है, तो ट्रांस एवोपरेशन करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो O2 निकालती है, टेम्परेचर को नीचे लेके आती है। जब वही सूरज की लाल गर्मी समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके H2O में बदलकर क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, बादल बनाती है, और वो बादल हमारी जमीन पर आते हैं। तो यदि हमारी जमीन पर माइक्रो क्लाउड्स हैं तो उन मैक्रो क्लाउड्स को अपनी तरफ आकर्षित करके धरती पर आके बरसने लगते। दोस्तों, हमने वही किया। हमने बादलों को पकड़ना सीखा और हमने अपने बादलों को अपनी जमीन पर बरसाया, जिसके कारण हम बेपानी लोग पानीदार बन गए। ये यदि ठीक से करना है तो हरियाली, धरती की हरियाली, धरती की हरियाली, धरती की हरियाली ही भारत को पानीदार बनाने वाली खुशहाली है। इसलिए यदि भारत को पानीदार बनाना है तो लिंकिंग ऑफ रिवर से नहीं बन सकता, लिंकिंग अवर ब्रेन एंड हार्ट विद रिवर यदि हम करेंगे तो भारत पानीदार बन जाएगा। हमें नदी जोड़ नहीं, नदियों से जुड़ने की जरूरत है। और नदियों से जुड़ने का तरीका जो मैंने अभी बताया, जो मैंने पिछले 38 सालों में किया, वही तरीका है। और वो तरीका है, हजारों साल पुराना तरीका है भारत का, सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन। जिसको जल चाहिए वो जल का रक्षण संरक्षण करे, प्रदूषण मुक्त करे और
पानीदार बन जाए। इसलिए दोस्तों, मैं बस आज इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का गौरव का विश्वविद्यालय है। वहां से बहुत अच्छे लोग निकले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे लोग बनाए देश में, दुनिया में। इसलिए इस विश्वविद्यालय को बेपानी होते भारत को पानीदार बनाने की जरूरत है। और यदि आप रहीम का दोहा याद रखना चाहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। तो ये मोती और मानस का ही सवाल नहीं है, भारत का सवाल है। भारत भी नहीं उभरेगा, क्योंकि मैंने पिछले 6 वर्षों में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की यात्रा की है, जहां से लोग बेपानी होकर उजड़ कर गए हैं। वो उजड़े हुए लोगों को यूरोप के लोग क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। अभी इंडियंस को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बोला जाता, अभी इंडियंस को केवल इकोनॉमिक रिफ्यूजी बोला जाता है। लेकिन जिस दिन भारत बेपानी होगा तो भारत के लोग भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाएंगे। ये मैं डराने की बात नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई कह रहा हूं। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे दूरदर्शी गहन ज्ञान के पुंज को, हमारे ज्ञान की राजधानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, अपने भारत को जलवायु परिवर्तन शरणार्थी ना बनने दे। और उसको यदि जलवायु परिवर्तन शरणार्थी बनने से रोकना है तो एकमात्र तरीका है कि भारत में जल साक्षरता बढ़ाई जाए। और भारत में जल साक्षरता बढ़ाने की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। चितरंजन जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य आपने दिया। हमारे जो छात्र और जो वरिष्ठ आचार्य शिक्षक सुन रहे हैं, सर मैं आपका व्याख्यान सुन रहा था और उसके साथ मैं अपने लिए कुछ नोट्स भी ले रहा था। कितनी सफाई से और कितनी गहराई से आपके वक्तव्य में व्यापकता भी थी, गहराई भी थी। आपने पूरे अपने जीवन के 40 साल के अनुभव को हमारे बीच में 40 मिनट में साझा किया। और जो आपने 2-3 बातें कही वो कितनी मार्मिक बातें थी कि जैसे हमारे शरीर में, हमारे हाथ में, हमारे कलेजे में धमनियां हैं, वैसे ही नदियां हैं। और हम जिन चीजों को कभी जिनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, कैसे अरावली पर्वत श्रृंखला से हमारा पूरा एक जल का तंत्र जुड़ा हुआ है। आपने सर जल जागरूकता की बात कही। हमें 6ठे और 8वें क्लास में ये तो पढ़ाया जाता है कि फूड चेन है, फूड वेब है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है। लेकिन जो जल का विज्ञान है उससे हमें मरहूम रखा जाता है। और जीवन में जो सबक आपने अर्जित किए वो आपके गांव के, आपके परिवेश के लोगों ने आपको सबक दिए, जो सबक शायद हमें विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को देने की जरूरत है। विशेष तौर से सर आपने उस बात की ओर रेखांकित किया कि क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज ना हो। हम बार बार ये सुनते हैं कि आने वाला समय जल के कारण 2 राष्ट्रों के बीच में युद्ध का कारण बनेगा, तनाव का कारण बनेगा। जल के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था तक चरमरा गई है। कई देशों में, मुझे याद है 2019 में, 2020 के आरंभ में जल कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई देशों में लोग अपनी गाड़ियां न धो सके, इसके लिए सरकारों को नोटिस निकालना पड़ा। सर प्रकृति ने हमें इतना विपुल जल दिया, प्रकृति ने हमें इतना विपुल जमीन दिया, प्रकृति ने हमें जंगल दिया, लेकिन क्या हम मानव जल, जमीन और जंगल को सहेज कर रख सके? आपके वक्तव्य में जो एक बात सर बार बार आपने रेखांकित की, जो इस वक्तव्य की मूल आत्मा थी कि सिर्फ ये पृथ्वी हमारी नहीं है, ये पृथ्वी नदियों की भी है, तितलियों की भी है। इस पृथ्वी पर सिर्फ मानवों का हक नहीं है। और हम जितना, आपने कितनी गंभीरता से इस बात को रेखांकित किया कि जो जल संरक्षण करेगा, जो जल का सम्मान करेगा, जो जल की इज्जत करेगा, वही जल ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी है।
बहुत निजी जीवन के अनुभवों से, महात्मा गांधी के प्रसंगों से, दुनिया भर के देशों के साथ जोड़ते हुए सर आपने इस वक्तव्य को बहुत सार्थकता प्रदान की। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, केंद्रीय सांस्कृतिक समिति की तरफ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और मैं इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर अमृता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर अमृता चितरंजन जी जी, बस एक लाइन की इजाजत मुझे भी दीजिए। जी जी सर जी के जरूर। लिए, आप क्योंकि हमारे मैं अभी जी से नहीं, मैं सन 1988 से फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके बाद अभी सर जीबी पंत में आए थे, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट में आए थे, तो वहां मैं गया था, सर का व्याख्यान था। फिर भूगोल कुंभ लगा हुआ था, प्रोफेसर कामेश्वर नाथ जी ने लगाया था, वहां मैं सर को सुनने गया था। आज सांस्कृतिक समिति ने जो ये प्रोग्राम किया है, उससे फिर सर को एक बार सुनने का मौका मिला। जब भी हम लोग सर के सामने होते हैं तो बहुत ही ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूं जो सैटेलाइट ड्राइव डेटा और जीआईएस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो बातें होती हैं हम लोग चेन डिटेक्शन और मैपिंग और ये सारी चीजें कर लेते हैं। ये जो फील्ड पे काम करने वाला है, फील्ड पे काम करके, जैसे सर ने राजस्थान की बात की, वहां पर मैं 12 जिले से जुड़ा हुआ हूँ, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो रियली सर अगर आप जाके देखेंगे, जो सर ने बात कही है कि 5-5 किलोमीटर सिर्फ एक घड़े पानी के लिए जाना पड़ता है, आज सर ने बुंदेलखंड में और बहुत सारे जगहों पे जो नदी को पुनः जीवन दिया है, जो तालाब और पोखरों पे काम किया है, मुझे पूरी दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो मैं एक फिराक गोरखपुरी साहब के लिए एक शेर कहा गया था, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, आने वाली नस्लों तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने राजेंद्र सिंह को देखा है। तो सर हजारों साल लड़की सपने बिनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। आज आप एक चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी हैं, आप एक संस्थान हैं अपने आप में, और भारत के बहुत सारे हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम लोग आपको किसी को अपने जीवन में झांकना हो तो आपके काम को वेबसाइट में जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, कभी बेटा कभी भी कमजोरी, कभी भी अपने अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस करना, या लो फील करना, या कॉन्फिडेंस का कम फील करना, तो राजेंद्र सिंह जी की प्रोफाइल जाके देख लीजिएगा और आपको उत्साह मिल जाएगा, आपको एनर्जी मिल जाएगी और जीवन को जीने का रास्ता मिल जाएगा। तो सर आज आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, लेकिन जैसा कि भदौरिया जी ने कहा था कि आप एक बार सीनेट हॉल में, यहाँ पर जो कि ऐतिहासिक हमारा हॉल है, वहां पर जब आप आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सुनने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी उमड़ पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही क्लोज ग्रुप में रखा गया था। सांस्कृतिक समिति के जो लोग सदस्य हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि एक बार यहाँ पर आप आए, ऑफलाइन आए, ये बायोलॉजिकल डिजास्टर जाए तो हम लोगों को आपको इन्वाइट करेंगे, तो आप आएंगे तो अच्छा लगेगा और पूरी यूनिवर्सिटी जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी, क्योंकि आप भारत की एक अमूल मतलब पर्सनालिटी हैं और हमारे बच्चे आपसे प्रेरित रहते हैं और उनको ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू सर। देखिए, मैं आपकी बात सुन के बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि मैं तो आप जब याद करेंगे आ जाऊंगा, लेकिन मेरा एक बड़ा स्वार्थ ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रकृति के रक्षण पोषण का पढ़ाई शुरू हो, तो उस पढ़ाई की बातचीत करने तो मैं आ सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। जी सर। भदौरिया जी ने याद किया, स्मरण किया। मैं आपकी कुलगुरु संगीता जी से भी चाहूंगा कि मेरे कहने से अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक अच्छी शुरुआत करने का मन बनाया है। मैं चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ये शुरुआत हो, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है भारत का। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में यदि एक कोर्स प्रकृति के रक्षण, संरक्षण और पोषण का शुरू होगा, तो उस काम के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी आपके साथ बैठ के 1 घंटा 2 घंटे, ज्यादा भी बैठना पड़े तो बैठ जाऊंगा बात करने के लिए। तो मैं आपको सबको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को और आपकी सांस्कृतिक परिषद को बधाई देना चाहता हूँ। और जरा इस नए नजरिए से सोचिए कि आपके विश्वविद्यालय में एक ऐसा कोर्स शुरू हो।
धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। हाँ जी, अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर अमृता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अमृता, सहायक आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज हम बहुत अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो पढ़ाई हम पूरे जीवन में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के नहीं कर पाते, उस सर ने अपनी 2 दिन की 2 PhDयों का जिक्र किया। सर ने एक भगवान की नई व्याख्या दी जो पंच तत्वों से युक्त है। वाकई में ये स्मरण रखने की बात है हमारे लिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत आज के दिन के लिए विशेष रूप से जो सर को सुनने का अवसर मिला। मैं आदरणीय राजेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपनी संस्था की मुखिया आदरणीय कुलपति महोदया संगीता श्रीवास्तव मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके इस प्रयास से हम लोग सर तक जुड़ सके। मैं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर, जो लगातार समिति के लिए इस तरह के आयोजनों की व्यवस्था करते रहते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से आभार सिद्दीकी सर के लिए, जिन्होंने इतनी रुचि लेकर के 2 मिनट का समय मांग करके अपने अमूल्य जो सैद्धांतिकी सर की सुनी हुई थी उससे हम लोगों को दोबारा रूबरू कराया, जोड़ा और एक शेर के माध्यम से उस शेर को बदल करके एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया। हमारे सारे शोधार्थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। आज के इस सांस्कृतिक समिति के संयोजक चितरंजन जी का भी बहुत बहुत आभार। मैं हरिओम जी को नहीं भूल सकती, जिनके बिना हम किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते। वरिष्ठ अनुवादक हरिओम जी का हार्दिक आभार। सबसे बड़ा आभार हमारा आज इस कार्यक्रम के बाद तब होगा जब जल साक्षरता को वास्तव में हम नई शिक्षा नीति के तहत, भले ही एक किसी भी सेमेस्टर में, चाहे BA हो या जो भी रहे, या ज्योग्राफी के अंतर्गत एक विषय पत्र के रूप में कम से कम उसे मान्यता दें। असली सार्थकता इस वक्तव्य की हमारी तब होगी। मैं सांस्कृतिक समिति के चेयरमैन सर से अनुरोध करूंगी कि सर के इस प्रस्ताव को आगे प्रशासन के सामने लेकर के जाएं और तभी हमारा कार्यक्रम जो रहमन पानी राखिए शायद वास्तव में सार्थक होगा, जब हम और विद्यार्थी सब आप तक इस तक जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार।